सभी को नमस्कार। आज का हमारा भूगोल विषय के अंतर्गत जो टॉपिक होगा वो होगा मानव बस्ती। ये टॉपिक हम 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और इसकी जो पहली बुक है उसका ये लास्ट चैप्टर है। कुछ चैप्टर स्किप भी हुए हैं उस पर, इसलिए हम बाकी की वीडियो हमने छोड़ दी। वो आज का हमारा टॉपिक है मानव बस्ती। आपने देखा है कि मानव जब से इस धरा पर आए, इस पृथ्वी पर आए, तब से अपने लिए वो एक छत ढूंढता है और जो कुछ भी वो कंस्ट्रक्शन करता है, कोई भी जो कार्य करता है अपने रहने के लिए, रह बसर के लिए, उन समूहों को, उन कंस्ट्रक्शन को हम मानव बस्तियाँ बोल देते हैं। जैसे आप देखते हैं आप घर बनाते हो, तो जिसी भी तरह के घर हैं उनके समूह को, उनको फिर हम बाद में शहरी और ग्रामीण इलाके बोल देते हैं, बस्तियाँ बोल देते हैं। तो ग्रामीण मानव बस्ती के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है शहरी और दूसरा होता है ग्रामीण। हमने किसी भी बस्ती को, किसी भी सेटलमेंट को अलग कैसे कर दिया, इसके लिए भी कुछ रीज़न है। ग्रामीण बस्तियों में यानी कि जो रूरल सेटलमेंट है वहाँ पर लोगों की आर्थिक क्रियाएँ अलग हैं, उनका जीवन का स्तर अलग है, उनकी आधारभूत आवश्यकताएँ अलग हैं। इसी प्रकार शहरी जो या फिर अर्बन सेटलमेंट है, उनकी जो आर्थिक क्रियाएँ हैं, जो सुविधाएँ हैं वो अलग हैं, इसलिए दोनों में अंतर होता है। तो मुख्यतः 2 प्रकार हैं, ग्रामीण और शहरी मानव बस्तियों के। अगर हम शहरी बस्तियों की बात करें तो भारतीय सेंसस के अनुसार कोई भी एक ऐसा इलाका जहाँ पर 5000 या उससे ज़्यादा जनसंख्या रहती हो, उसे आप शहरी बस्ती बोल सकते हैं। वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो 400 या उससे अधिक हो सकता है। ये भारतीय सेंसस की परिभाषा के अनुसार एक शहर की परिभाषा है। और वहाँ पर 75% से अधिक लोग प्राथमिक क्रियाओं के अलावा दूसरी क्रियाओं में लगे होने चाहिए। यानी कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर 5000 से ज़्यादा लोग रहते हों, 400 या उससे ज़्यादा पर ज़्यादा का जनसंख्या घनत्व और 75% मानव या फिर पुरुष जनसंख्या, 75% जनसंख्या अन्य कार्यों में जो प्राथमिक क्रियाओं में ना लगी, यानी कि गैर कृषि कार्यों में लगी, उसे आप एक शहर बोल सकते हैं। तो मुख्य 2 प्रकार होते हैं मानव बस्तियों के, शहरी और ग्रामीण। और आगे भी आप इन्हें 2 प्रकारों में बांट सकते हो, सहत और प्रकीर्ण। सहत यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा रहती है, मकान जो होते हैं वो बहुत पास होते हैं, नज़दीक होते हैं। इस प्रकार की जो मानव बस्तियाँ वो आप देखते हो कि मैदानी इलाकों में आसानी से आप देख सकते हो, जहाँ पर घर बहुत पास बनते हैं, कंजस्टेड एरिया होते हैं, वो होती है सहत बस्तियाँ। प्रकीर्ण इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर घर बहुत दूर होते हैं। मुख्यतः आप देखोगे पहाड़ी इलाकों पर इस तरह के आपको निर्माण आपको देखने को मिलेंगे, एक घर दूसरे से बहुत दूर है। तो जब दूर फैले होते हैं जो मानव अधिवास होते हैं या फिर मानव के जो बस्तियाँ होती हैं उन्हें हम प्रकीर्ण कहते हैं। और जब वो बहुत कंजस्टेड होती हैं, बहुत पास होती है, तो उन्हें आप सहत बस्तियाँ कह सकते हैं। तो शहरी और ग्रामीण बस्तियों को हम आगे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों के बारे में। ग्रामीण बस्तियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रामीण जो बस्तियाँ हैं, मानव की जो इलाके हैं, जो अधिवास हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक। इसमें सबसे पहला कारक आता है यानी कि पानी जो है, जल की उपलब्धता। कोई भी आप ग्रामीण इलाका देखते हैं, चाहे आपकी पुरानी सभ्यताएं, वो मुख्यतः ऐसे इलाकों के नज़दीक होती थी जहाँ पर पानी या जल की उपलब्धता आसानी से हो सके। तो ग्रामीण इलाके भी आप देखते हो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर पानी बहुत जल्दी मिलता है, इजीली मिलता है। ऐसी जगह पर ग्रामीण बस्तियाँ आसानी से बस जाती हैं। भूमि वहाँ पर, यहाँ पर हमने 2 लिखे हैं, उच्च भूमि और सिंपल भूमि लिखा है। तो भूमि पर पहले जो यहाँ पर हम बात करेंगे कृषि योग्य भूमि की। ग्रामीण बस्तियाँ मुख्यतः उन इलाकों में विकसित हो जाती हैं जहाँ पर कृषि के लायक उपजाऊ भूमि आसानी से मिलती है। इसके बाद उच्च भूमि, जो तीसरा फैक्टर है ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाला, ये हमें यहाँ पर दर्शाता है कि ऐसे इलाके जो बाढ़ की पहुँच से दूर हो, जहाँ पर जल्दी से जल्द भराव ना हो, बाढ़ ना आए, ऐसे इलाकों पर भी ग्रामीण बस्तियाँ जल्दी से विकसित हो जाती हैं। और उसके बाद है भवन निर्माण सामग्री। ऐसे इलाके जहाँ पर बेसिक जो हमारा भवन निर्माण है, मानव बस्ती के लिए जो भी अधिवास हमने बनाना है, उसके लिए जो सामग्री है वो आसानी से मिल जाए। जैसे आप देखते हो कि जहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर आप लकड़ी के मकान देखते हो, तो वो ऐसी जगहों पर बसे होते हैं जहाँ पर उन्हें मकान बनाने की लकड़ी आसानी से मिल जाए। आप बहुत सारी मानव जनजातियाँ देखते हो, जैसे एस्किमो है, या फिर आप देखते हो कि बुशमैन है, इसके अलावा
कुछ ऐसी जनजातियाँ जहाँ वो ऐसे इलाकों में ही बसी हैं जहाँ पर उन्हें अपने घर बनाने के लिए आसानी से जो भवन निर्माण सामग्री है उपलब्ध हो। ठीक है जी। उसके बाद सुरक्षा। सुरक्षा कई प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा हो सकती है, या फिर जंगली जानवर सुरक्षा हो सकती है। ऐसे इलाकों पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और अपने भवन निर्माण या मानव बस्तियों का नियोजन कर देते हैं। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है जो प्रभावित करता है ग्रामीण बस्तियों को, वह है नियोजित बस्तियाँ। इस प्रकार की बस्तियाँ आप देखते हो कि जो सरकार की सहायता से बसा दी जाती हैं। जैसे आप कई बार देखते हो किसी कॉलोनी वगैरह की बात करते हो, गाँव में अगर आप आए तो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ कॉलोनियाँ प्लॉट काट दिए जाते हैं, तो वो एक नियोजित बस्तियों का उदाहरण है। तो ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले मुख्य यही कारण है पानी यानी कि जल की उपलब्धता, भूमि, अच्छी भूमि, कृषि लायक भूमि, उच्च भूमि जहाँ पर बाढ़ ना आए, सामग्री भवन निर्माण के लिए चाहिए जो बेसिक सामग्री है, सुरक्षा हो, हर प्रकार की सुरक्षा है, चाहे वो आर्थिक राजनीतिक सुरक्षा हो, और नियोजित बस्ती जो सरकार की सतह से बसा दी जाती हैं। ये है ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकार। अगर आप प्रकार की बात करो तो रेखिक प्रकार है सबसे पहले ग्रामीण बस्तियों का। अगर आप एरियल व्यू देखें तो कोई भी नदी, कोई भी सड़क जिसके दोनों तरफ ही घर या मानव अधिवास बन जाते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को आप बोलते हैं रैखिक प्रकार। ठीक है जी। वो है मानव बस्ती का रैखिक प्रकार। जब मुख्य सड़क, मुख्य नदी के किनारे, दोनों किनारों की तरफ कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट हो जाती है तो इस प्रकार को हम बोलते हैं रैखिक प्रकार। इसी प्रकार जहाँ पर मुख्यतः कोई दो सड़कें जा रही हैं, एक दूसरे को काट देती हैं, क्रॉस, चौक पट्टी, इस तरह के जो हैं प्रतिरूपों को हम बोलते हैं चौक पट्टी प्रतिरूप। ये जैसे दो सड़कें जा रही हैं, उन दोनों सड़कों के आसपास यहाँ पर आप देखोगे कि घर बन रहे होते हैं बहुत सारे, तो आप इस तरह की जो सेटलमेंट को देखते हैं तो उसको बोलते हैं चौकपट्टी का प्रकार। एक होता है स्टार फॉर्मेशन, इसमें ही आता है ग्रामीण में, जब एक मुख्यतः सड़क से बहुत सारी सड़कें निकल जाएं, या जब बहुत सारी सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती हों, और यहाँ पर एक मार्केट भी हो सकती है मुख्य, और यहाँ और बाकी बहुत सारी सड़कें यहाँ से गुजर जाती हैं, तो इन सड़कों के किनारे पर आप देखते हो मानव अधिवास विकसित हो जाते हैं, और इस प्रकार के जो प्रतिरूप बनते हैं उनको आप तारा प्रतिरूप बोल सकते हो। यानी कि जब जितने भी ये प्रकार आप देख रहे हो, ये आपको एरियल व्यू जब आप लोगे तो आपको इजीली वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे। या कई बार आप हाईवे के पास से गुजरते हो, आप वहाँ देखते हो कि उस हाईवे के दोनों तरफ गांव बसे होते हैं, घर बने होते हैं, तो एक रैखिक प्रतिरूप का वो बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है वो होता है टी शेप। ये भी जहाँ पर मुख्यतः एक सड़क हो और एक दो सड़कें और एक केंद्र पर जहाँ मिलती हों, तीन तिराहा जहाँ पर बनता हो, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को आप जब इनके आसपास घर बन जाएंगे तो आप इसे बोलोगे टी शेप, या फिर वाई शेप भी होता है इसमें। ये दोनों एक तरह के होते हैं। और लास्ट में होता है वृत्ताकार, ये भी ग्रामीण का एक प्रकार होता है। किसी नदी, किसी तालाब, किसी झील के, या फिर आपने यहाँ पर मार्केट भी हो सकती है, लेकिन अगर हम ग्रामीण की बात करें तो मुख्यतः झील, नदी, इस तरह का कोई जल संति हो सकता है, उसके आसपास ही ग्रामीण बस्तियां बस जाती हैं, और इस प्रकार के प्रतिरूप को आप घर बन जाते हैं, वृत्ताकार प्रतिरूप बोलते हो। तो ये थे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और उनको प्रभावित करने वाले कारण। अब हम पढ़ेंगे शहरी बस्तियों के बारे में। शहरी बस्तियों के जो मुख्यतः जो कुछ प्रकार हैं, उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, वो है जनसंख्याकार। सबसे पहले तो भारत में किस, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि 5000 से ज़्यादा जनसंख्या का आकार 5000 से ज़्यादा हो, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो, और ये जो व्यवसायिक संरचना वाला यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो जनसंख्या के आधार पर आकार के अनुसार हम किसी भी क्षेत्र को शहर या ग्रामीण बोल सकते हैं। अगर 5000 से कम है तो ग्रामीण इलाका हो सकता है भारतीय सेंसस के अकॉर्डिंग। जनसंख्या आकार में जनसंख्या की यानी कि किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों की संख्या को आकार, उसको हम मानकर हम डिसाइड करेंगे वो शहरी इलाका है, शहरी बस्ती है कि नहीं। व्यवसायिक संरचना यानी कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर मुख्यतः लोग यानी कि 75% से ज़्यादा संख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होती है, वो व्यवसायिक संरचना आधार प्रदान करता है। ये ग्रामीण बस्तियों को शहरी बस्तियों से अलग करने के कुछ प्रकार हो सकते हैं। और अगर बात एक और इसमें पॉइंट आता है, अगर प्रकारों की बात करें, जैसे हमने रैखिक चौकपट्टी तारा पढ़े थे, अगर हम शहरी की बात करें तो प्रशासनिक शहर, जहाँ से मुख्यतः प्रशासन का कार्य चलता है, जैसे राजधानी नगर हो गया हमारा नई दिल्ली,
और इसी प्रकार आप बेंगलोर को बोल देते जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी, यानी कि वो एक अलग वो व्यवसायिक के अंदर आएगा, प्रशासनिक के अंदर जहाँ प्रशासनिक कार्य मुख्यतः चलते हैं। और सांस्कृतिक शहर होते हैं जहाँ मुख्यतः कल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। लाइक वाराणसी हो गया हमारा, वो एक सांस्कृतिक शहर का मुख्य उदाहरण है। आप अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखो तो मक्का, मदीना, इस तरह के कुछ शहर हैं जो सांस्कृतिक गतिविधियों के आधार पर विकसित हो गए हैं। तो ये कुछ हैं हमारे शहरी बस्तियों के प्रकार और उनको प्रभावित करने वाले कारक। एक और मुख्य बात है जो आजकल ट्रेंड में भी है, आप देखते हो कि हम सभी लोग भाग रहे हैं शहरीकरण की तरफ, और एक और नया कंसेप्ट हमारे सामने आता है, वो है उपनगरीकरण। नगर के आसपास ऐसे इलाके जो नगर से दूर हों और वहाँ पर नगर से संबंधित सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मुख्यतः जो इसका कारण है उपनगरीकरण की, जो आजकल संकल्पना का विकसित होने का कारण है, वो है पर्यावरण संबंधी समस्याएं। आप देखते हो कि दिल्ली जैसे और भी बहुत बड़े शहर हैं जहाँ पर पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी समस्याएं हैं, और लोग बेहतर जीवन के लिए, अच्छे पर्यावरण के लिए, अच्छे वातावरण से संबंधित सुविधाओं को लेकर उन शहरों से, मुख्य शहरों से दूर आके विकसित हो जाते हैं, और उन शहरों के आसपास, उन मुख्य शहर के आसपास एक छोटा नगर और विकसित हो जाता है। इस संकल्पना को हम उपनगरीकरण बोलते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक, मानव बस्तियाँ। उसमें हमने शहरी और ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ा, उनके प्रकार पढ़े, उनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। यहाँ पर एक और बात है छोटी सी, वो बात यह है कि कुछ समस्याएं भी हैं कि मानव बस्तियों के आधार पर हमने आज के टाइम पे देखते हैं कि भारत शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है, तो मानव बस्तियाँ हम बसाते जा रहे हैं, विकसित करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, जैसे पर्यावरण संबंधी समस्याएं आ रही हैं, जल की, पीने के पानी की समस्याएं आ रही हैं। ये कुछ समस्याएं हैं जिनके ऊपर हमें गौर करना होगा। हमें मानव बस्तियों को बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारी संख्या बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ हमें इन समस्याओं से भी निजात पाने, ताकि हमारे लिए भविष्य में मानव बस्तियों को बसाना आसान हो, विकसित करना आसान हो, और हमारे सामने जल की समस्या ना आए, वातावरण शुद्ध रहे, भूमि अच्छी रहे, इस प्रकार की समस्या से हम बचे रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके या कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।